गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। मैं रेनू एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर विद्या पर। आज हम अपना एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है भारत की प्रमुख झीलें। आज हम जानेंगे कि भारत में किस किस प्रकार की झीलें पाई जाती हैं और कहाँ कहाँ पाई जाती है, किस झील की क्या क्या विशेषता है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको हम देखेंगे, अदरवाइज जो चीज़ें हमारे काम की नहीं हैं उनको हम ज़्यादा उनके बारे में देखेंगे तो सही, लेकिन उनके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ वही झीलें ली हैं। यूँ तो झीलों का बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में ही आपको इतनी सारी झीलें देखने को मिलती हैं कि अगर आप पूरा दिन भी चाहें तो जम्मू कश्मीर की झीलों को देख सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर वही पढ़नी है जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो इससे पहले कि हम अपना टॉपिक शुरू करें, मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहती हूँ जो झीलें हैं मतलब उसके स्रोत क्या क्या हैं। झीलों में 4 प्रकार के स्रोत पाए जाते हैं। जो झीलें होती हैं वो एक तो वायु से निर्मित होती हैं, एक हिमानी से निर्मित होती हैं, पर्वतीय क्षेत्रों से निर्मित होती हैं। दूसरा जो है एक दो जो झीलें हैं वो यहाँ पे ज्वालामुखी से निर्मित झीलें पाई जाती हैं। वो हम बात करेंगे कि कहाँ पे मतलब कौन कौन सी झील है जो इम्पोर्टेंट है और किस किस चीज़ से निर्मित है। तो सबसे पहले जो हम जानेंगे वो जम्मू कश्मीर के बारे में जानेंगे कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब से लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग हुए, देखिए जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख आप सभी जानते हैं कि ये दोनों अलग अलग, पहले ये एक ही राज्य था, लेकिन इसके बाद जब से धारा 370 लागू हुई, जब से धारा 370 हटी, तब से ये दोनों अलग अलग यूटी बन गए, इधर लद्दाख और इधर जम्मू कश्मीर। तो इनकी जो झीलें हैं वो हम अलग अलग जानेंगे कि लद्दाख में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं और जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले लद्दाख से। देखिए ये वाला जो पार्ट है ये हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करता है। ये वाला जो हमारा पार्ट है ये पीओके का पार्ट है, पाक अधिकृत कश्मीर का पार्ट है। तो यहाँ पे जो झील पाई जाती है वो पेंगोंग झील पाई जाती है। आपने अभी सुना होगा कुछ टाइम पहले जब चाइना और भारत की मतलब चाइना और भारत की झड़प हुई थी, उस समय पे ये वही वाली झील है जिस झील के ऊपर जो है भारत और चाइना की जो लड़ाई विवाद है वो चल रहा है, क्योंकि चाइना यहाँ पे अपनी एक सड़क बनाना चाहता है और इस वाले क्षेत्र पे चाइना का 1962 से अवैध कब्जा रहा है। इस वाले क्षेत्र में चाइना का 1962 से अवैध कब्जा रहा है इस झील के ऊपर, क्योंकि चाइना यहाँ पे अपनी एक सड़क बनाना चाहता है जो पूरी तरह से क्या है, अवैध है। तो इसके बाद ये तो रही हमारी पेंगोंग झील लद्दाख की। इसके बाद आती है हमारी जम्मू कश्मीर की झीलें। जम्मू कश्मीर की झीलों में हम जानेंगे कि देखिए जो जम्मू कश्मीर की झीलें हैं यूँ तो बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन हमें सिर्फ वही झीलें पढ़नी है जो इम्पोर्टेंट है। इसमें हम पहले बात कर लेते हैं नागिन झील की, उसके बाद है मानसबल झील, उसके बाद है सतसर झील, उसके बाद है आचार झील, वूलर झील, डल झील और जांसमर झील। एक चीज़ आपने देखी होगी जो मतलब जम्मू कश्मीर की झीलें हैं वहाँ पे या तो आपको ज़्यादातर नागिन देखने को मिलेगा या फिर आपको यहाँ पे शेषनाग, इस तरह से यहाँ की झीलें आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो हम आते हैं वो आते हैं हम आचार झील पर। आचार झील कहाँ पे पाई जाती है? आचार झील जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। आचार झील जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पाई जाती है। कई बार पूछी गई है ये वाली झील कि आचार झील कहाँ पे पाई जाती है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। इसके बाद आती है वूलर झील। वूलर झील ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, या फिर मीठे पानी की भारत की सबसे
बड़ी झील कौन सी है? वूलर झील। इसके अलावा जो वूलर झील है, वूलर झील कौन सी नदी के तट पर है? वूलर झील झेलम नदी के तट पर। प्रश्न आता है ये वाला प्रश्न कम से कम 3-4 बार आया हुआ है कि जो वूलर झील है वो किस नदी के तट पर है। तो आपको आंसर में क्या लिखना है? जो वूलर झील है वो किस नदी के तट पर है? वूलर झील झेलम नदी के तट पर है। और इसी झील पर, इसी नदी पर, झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर की एक बहुत ही फेमस परियोजना, कौन सी? तुलबुल परियोजना बनाई गई है। तो क्या क्या पॉइंट आपको इसके बारे में याद करना है? जो वूलर झील है वो ताजे पानी की और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा जो वूलर झील है ये कौन सी नदी पर बनाई गई है? ये झेलम नदी पर बनाई गई है। और इसी नदी पर कौन सी परियोजना बनाई गई है? इसी नदी पर भारत की बहुत ही फेमस परियोजना कौन सी? तुलबुल परियोजना बनाई गई है। तो ये थी हमारी वूलर झील के बारे में। इसके बाद आती है हमारी डल झील। डल झील भी हमारी श्रीनगर में पड़ती है। ये तो आप सभी जानते होंगे, आपने देखा होगा फिल्मों में भी कि डल झील अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे हाउस बोट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा डल झील के ऊपर ही पहला हाउस बोट एटीएम, मतलब कि फ्लोटिंग एटीएम बनाया गया है। किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा। यहीं पर ही भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम बनाया गया है। किस बैंक के द्वारा? एसबीआई बैंक के द्वारा। इसके बाद आती है हमारी जंसार झील। जंसार झील भी आपकी कहाँ पे पड़ती है? जम्मू कश्मीर में पड़ती है। याद कैसे करेंगे वूलर झील को आप? मान लीजिए कि आप सभी को ही पता है कि जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर क्या पड़ती है? बहुत ही ठंड पड़ती है। और ठंड में हमें क्या चाहिए? वूलन के कपड़े। इसके अलावा डल झील तो आप सभी जानते होंगे। ये आप या फिर आप कह सकते हैं आपको डालने पड़ेंगे कौन से कपड़े? वूलन के कपड़े। इसके बाद है आचार झील। आचार झील को आप कैसे करेंगे? आचार झील को आप याद करेंगे। मान लीजिए जैसे कि आप सभी जानते हैं जो जम्मू कश्मीर में है यहाँ पे बहुत ही लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो आपको उस पे क्या करना है? आचार विचार करना है कि हमें वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मतलब जम्मू कश्मीर में आपको सोच समझ के जाना चाहिए कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा चलता रहता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसके बाद है जानसार, क्योंकि वहाँ पे क्या रहता है? जान का खतरा। नागिन झील मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कैलाश मानसरोवर जो कि शिव भगवान का, हिंदू पर्यटन में शिव भगवान का जो है अपना स्थान रहा है। तो वहीं पर शेषनाग, आप जानते हैं कि जब भगवान शिव जाते मतलब कहीं भी पार्वती माता के साथ जाते थे तो वो क्या करते थे? शेषनाग झील में अपने नागों को क्या करके चले जाते थे? छोड़ के चले जाते थे। तो इसी से आप याद कर सकते हैं कि शेषनाग झील कहाँ पर है? वो नागिन झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। इसके बाद है मानस बल, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा काफी रहता है तो यहाँ पे क्या रहता है? बल फोर्स यहाँ पे रहती है। सतसार, और यहाँ पे क्या रहना चाहिए? सतर्क रहना चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी जम्मू कश्मीर की झीलें। इसके बाद आती है हमारी हिमाचल प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं वो है एक तो चंद्रताल झील,
एक है सूरजताल झील, एक है घेपन झील, एक है खजरिया झील, एक है रेणुका झील। देखिए जो घेपन झील है और जो रेणुका झील है ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि घेपन झील कहाँ पर है और रेणुका झील कहाँ पर है। ये आपको खास तौर पर याद रखना है। जो घेपन झील है ये पूरी तरह से बर्फ से ढकी रहती है। जो घेपन झील है वो पूरी तरह से क्या रहती है, मतलब आप क्या याद कर सकते हैं, जो घेपन झील है वो पूरी तरह से बर्फ से क्या रहती है, घिरी रहती है। इसके अलावा जो खजरिया झील है इसको हिमाचल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। हिमाचल का स्विट्जरलैंड कौन सी झील को कहा जाता है, खजरिया झील को क्या कहा जाता है, हिमाचल का स्विट्जरलैंड। इसके बाद आती है आपकी रेणुका झील, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रेणुका झील। रेणुका झील भी कहाँ पे पाई जाती है, हिमाचल में। और इसकी विशेषता यह है कि ये जो झील है इसकी जो आकृति है वो सोई हुई महिला के समान है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, रेणुका झील रख दिया गया है। रेणुका झील कहाँ पर है, हिमाचल में। रेणुका झील कहाँ पर है, हिमाचल में। तो चंद्रताल कहाँ पर है, हिमाचल में। देखिए याद कैसे करेंगे, हिमाचल, हिमाचल माने माँ। हिमाचल को हम हमेशा माँ से याद कर सकते हैं, माँ से रिलेट करते हैं। कैसे, माँ अपने बच्चों को क्या कहती है, चंद्र और सूरज। माँ अपने बच्चों को क्या क्या कहती है, चंदा और सूरज। इसके बाद है घेपन, माँ को क्या करे रखते हैं बच्चे, चारों तरफ से क्या करे रखते हैं, घेरे रखते हैं, घेपन। इसके बाद रेणुका, मान लीजिए कोई किसी की माता है और उनका नाम क्या है, रेणुका। और आपने सुना भी होगा रेणुका हमारी एक मतलब माता भी हैं, माँ भी हैं, जो हमारे भगवानों में आती हैं, जिनके नाम पर इनका नाम रेणुका रखा गया है। इसके बाद है खजरिया, और माँ हमारे लिए क्या बनाती है, खजरिया, खाने के लिए क्या बनाती है, खाना। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी हिमाचल की झीलें। अब तक हमने कौन कौन सी झीलें पढ़ी हैं, अब तक हमने पढ़ी हैं एक तो जम्मू कश्मीर की झीलें और एक हिमाचल की झीलें। पैंगोंग लद्दाख में 1962 से चाइना का इस वाले क्षेत्र पर कब्जा है, क्योंकि जो चाइना है वहाँ वो यहाँ पर क्या चाहता है, अपनी एक सड़क बनाना चाहता है। इस वाली जो ये वाली जो मतलब झील है इसका 2/3 भाग तो भारत में है और 1/3 भाग जो है इसका कहाँ पे पड़ता है, चाइना में पड़ता है। 2/3 भाग तो इसका लद्दाख में पड़ता है और 1/3 भाग इसका कहाँ पे पड़ता है, चाइना में पड़ता है। इसके बाद हमने पढ़ी थी जम्मू कश्मीर की झीलें, आचार झील पढ़ी थी। जम्मू कश्मीर में जाने के लिए आचार विचार करना होता है। वुलर झील, ठंड होती है इसलिए हमें वुलन के कपड़े क्या पहनने पड़ेंगे, डालने पड़ेंगे। जनसार, क्योंकि वहाँ पे जान का खतरा रहता है। मानस बल, वहाँ पे फोर्स भी बहुत रहती है। सतसार, वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। घेपन जो मैंने बताई थी हिमाचल की है, खजरिया और रेणुका। इसके बाद आती है हमारी उत्तराखंड में। उत्तराखंड की जो ज्यादातर झीलें हैं वो कुमायूं क्षेत्र में पाई जाती हैं, या फिर यहाँ पे जो कुमायूं क्षेत्र से निकलती है, जो यहाँ की उत्तराखंड की ज्यादातर झीलें हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा झीलें पाई हैं वो नैनीताल में पाई जाती हैं। इसीलिए जो नैनीताल है उसको क्या कहा जाता है, उसको झीलों के नगर की संज्ञा दी जाती है, झीलों का नगर। ठीक है, ज्यादातर झीलें जो है वो कहाँ से निकलती है, कुमायूं क्षेत्र से। लेकिन जो ज्यादातर झीलें पाई जाती है वो कहाँ पे पाई जाती है, वो नैनीताल में पाई जाती है। इसमें है एक तो नौकुचिया ताल, एक है रूपकुंड ताल, एक है शरावती ताल। तो एक चीज और है, जितनी भी आपकी उत्तराखंड की झीलें हैं आप देखेंगे उसमें पीछे ज्यादातर क्या पाया जाएगा, ताल, रूपकुंड ताल, यहाँ पे भी ताल है, शरावती ताल। तो जितनी भी आपकी उत्तराखंड की झीलें हैं उनमें सब में क्या पाया जाएगा, ताल। आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं उत्तरा ता ता,
तो इसी ता को आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं उत्तराखंड। देखिए इसमें जो रूपकुंड ताल है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रूपकुंड ताल कहाँ पर है। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। रूपकुंड ताल या फिर रूपकुंड ताल, या इसको रहस्यमयी ताल या कंकालीय ताल, या तो रूपकुंड ताल, अलग अलग नामों से एग्जाम में आता है, रूपकुंड ताल या फिर रहस्यमयी ताल, या तो फिर इसको कंकालीय ताल भी कहा जाता है। वजह क्या है? क्योंकि कहा जाता है कि उत्तराखंड के एक राजा थे, राजा धवल। उत्तराखंड में कोई राजा थे, राजा धवल। इनके और इनकी सेना के आज भी जो कंकाल हैं वो इस ताल में निकाले जा रहे हैं। मतलब कभी भी यहाँ पर इनके और इनके तो पता नहीं जब निकले होंगे, लेकिन इनकी जो सेना है उसके जो मतलब कंकाल है वो कहते हैं कि आज भी इस ताल में कभी भी निकाले जाते रहे हैं। मतलब कि सेना कोई छोटी मोटी सेना तो रही नहीं होगी, तो जो भी मतलब सेना थी उसके जो कंकाल है वो आज भी इस ताल में देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए क्या कहा जाता है इसको? कंकालीय ताल और रहस्यमय ताल। इसके अलावा इसको रूपकुंड ताल क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि जब छोटी सी कहानी है, कितनी सच है कितनी झूठ है देखिए ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन जैसे भी लिखा हुआ है तो उसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहती हूँ, क्योंकि ये पॉइंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ। याद भी रहता है, अगर हम किसी चीज़ को किसी से रिलेट करते हैं तो वो चीज़ हमें याद भी रहती है ज़्यादा समय तक। तो देखिए रूपकुंड ताल क्योंकि कहा जाता है जो माता पार्वती और शिव जब कैलाश को जा रहे थे तो कहा जाता है कि इस ताल को माता पार्वती ने अपना आधा रूप दे दिया था। तो जभी से इस ताल को क्या कहा जाता है? रूपकुंड ताल कहा जाता है। तो कितने कौन कौन से ताल यहाँ पे? नौकुचिया ताल, रूपकुंड ताल, शरावती ताल। तो ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में। देखिए जो शरावती ताल है इसको गांधी ताल भी कहा जाता है। कारण क्या है? 1948 में गांधी जी की मृत्यु के बाद जो इनकी अस्थियां थी वो इसी ताल में विसर्जित की गई थी। गांधी जी की जो अस्थियां थी वो शरावती ताल में ही विसर्जित की गई थी, इसीलिए इस ताल को क्या कहा जाता है? शरावती या गांधी ताल कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी सारी झीलें हैं, जिसमें से जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि इसमें एक तो आती है कीथम झील, एक आती है मोती झील, एक आती है बखीरा झील, एक आती है नवाबगंज झील। देखिए जो कीथम झील है ये NH2 पर, कीथम झील NH2 पर बनाई गई है, जो कहाँ पे पड़ता है? आगरा से कीथम झील जो आगरा से कितनी दूरी पर है? 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और कौन से उस पे है? हाईवे पर है, NH2 पर है, जो कि जो यूपी का है वो सबसे बड़ा हाईवे कहा जाता है। इस बार भी जो आपका लेखपाल का पेपर हुआ है उसमें ये प्रश्न देखने को मिला है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपको ये याद रखना है। इसमें है एक मोती झील, एक है बखीरा झील। बखीरा झील संत कबीर नगर में पाई जाती है।
बखीरा झील संत कबीर नगर में पाई जाती है और इसको रामसर स्थल में शामिल कर लिया गया है। देखिए रामसर स्थल क्या है, 2 फरवरी, इधर लिख देती हूँ मैं, 2 फरवरी 1971 में, 2 फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में एक यूनेस्को के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई थी और वहाँ पे डिसाइड हुआ था कि अब से जितने भी कोई मतलब वेटलैंड जहाँ पे प्रवासी पक्षियों का आना जाना होगा और जो भूमि मतलब काफ़ी जो कहते हैं कि अच्छी होगी, उस भूमि को रामसर स्थल में शामिल किया जाएगा। और यहाँ पे जो है हर देश की रामसर स्थल में भूमियों को शामिल किया जाता है। जैसे कि अभी हमारे जो यूपी में है वो रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, 49 हो गई है, जिसमें से यूपी का जो आपका बखीरा झील है ये आपका अभी शामिल होने वाला जो है मतलब लास्ट में शामिल होने वाली झील है। इसके बाद है नवाबगंज पक्षी विहार, जो कहाँ पे नवाबगंज पक्षी विहार भी है यहाँ पे एक, और ये नवाबगंज झील भी है जो कहाँ पे पड़ती है, उन्नाव में पड़ती है। तो कितनी हो गई इसमें, कीथम झील हो गई जो NH2 पर है, मोती झील हो गई, एक बखीरा झील हो गई, एक नवाबगंज झील हो गई। इसके अलावा एक है यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट फुलहर झील। अगर यूपी से कोई झील सबसे ज्यादा पूछी जाती है तो फुलहर झील पूछी जाती है। इसकी वजह है क्योंकि ये एकमात्र ऐसी झील है जो मैदानी भागों से निकलती है। कहाँ से, पीलीभीत से। यूपी में ही पड़ने वाली एक जगह है पीलीभीत, जहाँ से कौन सी नदी निकलती, कौन सी झील निकलती है, फुलहर झील। और इसी झील से गोमती नदी भी निकलती है। कितनी बातें आपको इसमें याद कर रखनी है। फुलहर झील में ये एकमात्र ऐसी झील है, एकमात्र ऐसी झील है जो कि मैदानी भागों में पाई जाती है। और कौन से जिले से निकलती है ये, कहाँ से निकलती है, पीलीभीत से निकलती है। और इस झील से कौन सी नदी को पानी मिलता है, गोमती नहर निकाली गई है। इसके बाद आती है हमारी सिक्किम। देखिए सिक्किम में भारत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा पाई जाती है। सिक्किम में भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा पाई जाती है। इसी से आप वैसे तो आप जानते हैं कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है वो K2 पाई जाती है। लेकिन अगर हिमालय की हम बात करते हैं तो हिमालय में जो सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, कंचनजंगा पाई जाती है, जो कहाँ पर है, सिक्किम में है। ठीक है, तो यहीं पर ही भारत की सबसे ऊंची झील पाई जाती है। कौन सी, चोलामू झील पाई जाती है, क्योंकि ये चोलामू झील तिब्बत और भारत की बॉर्डर से थोड़ी सी दूर पड़ती है। क्योंकि चोलामू झील भारत और तिब्बत के बॉर्डर से 5-6 किलोमीटर पहले पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे जाने के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है।
और वैसे भी यहाँ पर ज़्यादातर देखा जाए तो जो विदेशी पर्यटकों का है वो जो जाना है लगभग मना ही है, सिर्फ यहाँ पर हिंदुस्तानी लोग ही जा सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी बहुत ज़रूरी है तो इसके लिए जो है अलग से पास बनवाना पड़ता है। तो आप कैसे याद रखेंगे, जो चोलामू झील है वो कहाँ पर है, सिक्किम में है, जो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। देखिए पैंगोंग झील के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो पैंगोंग झील है ये भारत की खारे पानी की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। पैंगोंग झील भारत की सबसे खारे पानी की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। तो इसके बारे में आपको कई पॉइंट याद करने हैं कि जो चाइना का और भारत का मतलब जो लड़ाई थी वो किस झील के ऊपर थी, पैंगोंग झील के ऊपर है। ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है, ये भी आपको याद रखना। इसके बाद आती है असम। देखिए पहले जो था असम अरुणाचल प्रदेश का ही भाग था, मतलब अरुणाचल प्रदेश असम का ही भाग था। 1972 में जो अरुणाचल प्रदेश है ये यूटी बना और 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो हम पहले बात कर रहे थे असम के बारे में। तो असम में जो सबसे इम्पोर्टेंट झील है वो है चपनाला झील। कई बार पेपर में आ चुकी है ये चपनाला झील, जो आपको याद रखनी है। असम में कौन सी जो इम्पोर्टेंट झील है वो है चपनाला झील। याद कैसे कर सकते हैं, नाला, इसमें आ रहा है नाला। तो जो मतलब शहर होता है, नगर होता है, उसमें जो नाले होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, सम रहते हैं। तो आपको याद करना असम में चपनाला। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में संगस्तर झील पाई जाती है, जो इम्पोर्टेंट है। ये वैसे एग्जाम में आज तक पूछी नहीं गई है, लेकिन भविष्य में पूछी जाए तो इसके लिए पहले ही बता दिया जा रहा है आपको कि जो संगेस्तर झील है वो अरुणाचल प्रदेश की सबसे इम्पोर्टेंट झील है। देखिए ये जो झील है, पहले इस झील को कोई नहीं जानता था, जो संगेस्तर झील है, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो थोड़ा सा भारत से जो है लगा हुआ है। इधर आपको म्यांमार पड़ता है और म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश की जो बॉर्डर लाइन है वो एक दूसरे को टच करती है। तो यहाँ पर वैसे भी थोड़ा सा जो है जाना इतना वो अलाउ नहीं है, सिर्फ यहीं के लोग हैं जो यहाँ पर मतलब कि रह सकते हैं। तो इधर मतलब हम लोगों का जो हम उत्तर भारत के हैं और मध्य भारत के लोग हैं, तो कम ही इधर की तरफ इन लोगों का जाना होता है। ये लोग थोड़ा, ये वाला जो राज्य है ये थोड़ा सा हटा हुआ है। तो यहाँ पर जो ये झील थी, पहले इस झील के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन आपने एक मूवी देखी होगी, कोयला मूवी। कहा जाता है जो कोयला मूवी थी, जब उस मूवी की शूटिंग हुई थी वो इसी झील के आसपास हुई थी। जब यहाँ पे मतलब लोग पहुँचे तो उन्होंने देखा ये झील बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही आकर्षित झील है। तो तब से इस झील के आसपास, मतलब इस झील पे लोगों का, पर्यटकों का जाना जो है शुरू हुआ। कौन सी झील, संगेस्तर झील। तो कहाँ पे पड़ती है ये, अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो शिलोई झील है वो आपकी कहाँ पे पड़ती है, शिलोई झील नागालैंड में पड़ती है। शिलोई झील कहाँ पे पड़ती है, नागालैंड में पड़ती है। इसके अलावा जो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश के बारे में, गयाल, यहाँ का जो राज्य पशु है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। राज्य पशु है वो क्या है, गयाल है या फिर मिथुन। अरुणाचल प्रदेश का जो राज्य पशु है वो गयाल या फिर मिथुन है, ठीक है। शिलोई में जो नागालैंड है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट झील पाई जाती है जिसको शिलोई कहा जाता है। वैसे तो ये जो झील है शिलोई, ये काफ़ी क्लीन है और बहुत ही साफ है, लेकिन ये वाली जो झील है ये अपने आप में श्रापित है। ना तो सिंचाई के लिए, न जानवरों के लिए और न मनुष्य के लिए, तीनों ही लोगों का इसके जल को उपयोग करना मतलब वर्जित माना गया है और वर्जित कर दिया गया है। यहाँ पर कोई भी, ना तो जानवर और न मनुष्य, कोई भी इस झील के पानी को अपने काम में ले सकता है। इसके बाद आता है हमारा मणिपुर, जो कि उत्तर भारत का सबसे इम्पोर्टेंट झील यहीं पर पाई जाती है।
जिसको हम थोड़ा सा डीपली डिस्कस करेंगे इसके बारे में। पूर्वोत्तर भारत की सबसे इम्पोर्टेंट झील लोकटक झील। बहुत बार ये एग्जाम में पूछी गई है। अभी भी इस बार भी जो पीसीएस का पेपर हुआ था उसमें लोकटक झील के बारे में पूछा गया था और पूछा जाता रहता है लोकटक झील के बारे में कि लोकटक झील कहाँ पर है। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। वजह क्या है? क्योंकि जो लोकटक झील है यहीं पर पहला तैरता लोकटक झील में ही कीबुल लाम जाओ नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला तैरता पार्क है, बनाया गया है। यहीं पर भारत का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क बनाया गया है, जिसको क्या कहते हैं? कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहा जाता है। इसीलिए ये वाली जो झील है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ और, यहीं पर लोकटक, इसी के ऊपर ही एक पशु देखा जाता है जिसका नाम है सगई, जो कि मणिपुर का राज्य पशु है। और ये मतलब इसकी इस राज्य में क्या पाई गई है? कमी पाई गई है। देखा जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में जो ये वाला पशु है ये राज्य में कम देखने को मिल रहा है और इसकी जो है कमी पाई जा रही है। इसके बाद आता है हमारा मेघालय। मेघालय में जो इम्पोर्टेंट झील है वो है आमिया झील। मेघालय की जो इम्पोर्टेंट झील है वो है आमिया झील। यहीं पर आपने सुना होगा लिविंग रूट ब्रिज। भारत का पहला लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पे बनाया गया है? मेघालय में बनाया गया है, जो इस झील के पास ही पड़ता है। किस झील के पास? आमिया झील के पास में पड़ता है। मेघालय में मेघालय की जो इम्पोर्टेंट झील है वो कौन सी है? आमिया झील, जो किस इसी के पास में ही लिविंग रूट ब्रिज पड़ता है, जो कि भारत का पहला ब्रिज है। तो ये तो हो गई हमारी पूर्वोत्तर की जो भी इम्पोर्टेंट झीलें थी। इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा अपना हरियाणा की तरफ। हरियाणा में जो इम्पोर्टेंट झील है, एक तो सूरजकुंड है, सूरजकुंड झील ही यहाँ से इम्पोर्टेंट है जो हरियाणा में पड़ती है। इसके बाद आ जाते हैं हम राजस्थान में। राजस्थान में जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं उसमें पहले आती है राजसमंदर झील, पंचभद्रा झील, पिछवाला झील। इसके बाद आती है जयसमंदर झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील, नक्की झील और सांभर झील। देखिए जो राजसमंदर झील है राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की
झील है। राजसमंदर झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आप देखेंगे कि जितनी भी राजस्थान की झीलें हैं वहाँ पे या तो जय आएगा या फतेह आएगा या राज या खुद ही राज शब्द यहाँ पे आएगा। तो इसको आप राजस्थान से मतलब जोड़ सकते हैं, जैसे राजसमंदर राजस्थान। पंचभद्रा भी आपकी राजस्थान में पड़ती है। इसके बाद आपकी पिछोला झील भी आपकी राजस्थान में पड़ती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाली झील भी। इसके बाद आती है फतेह सागर। किसने फतेह की? राजा ने फतेह की। जय समंदर, किसकी जय हो? राजा की जय हो। डिडवाना झील भी यहीं पर है। सॉरी, कह सकते हैं कि डिडवाना मतलब डर। किसका डर? राजा का डर। ये वाली जो झील है यहाँ पर एक नमक प्लांट लगाया गया है और इस वाली झील से बड़ी मात्रा में जो नमक है वो निकाला जाता है। नक्की झील भी यहाँ पर है, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कि जो नक्की झील है ये राजस्थान के किसी देवता ने अपने नाखून से खोदकर बनाई थी, तो इसीलिए झील का नाम क्या पड़ा था? नक्की झील पड़ा था। इसके बाद है सांभर झील। सांभर झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांभर झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसको रामसर स्थल में 1990 में शामिल किया गया। जो सांभर झील है वो खारे पानी की, राजस्थान की नहीं पूरे भारत की सांभर झील खारे पानी की। ये वाला प्रश्न और एक चिल्का वाला प्रश्न, दोनों ही प्रश्न पीसीएस में पूछे गए थे। एक पूछा गया था कि तटीय जो खारे पानी की तटीय झील और खारे पानी की मतलब ऐसे ही जो सिंपल, एक तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील, एक खारे पानी की तटीय झील। दोनों ही प्रश्न इस बार पीसीएस में आए हैं और ये वाले प्रश्न जो है कभी भी जो परीक्षा में है अलग अलग तरीके से पूछे जाते रहे हैं। सांभर झील जो मैंने आपको बताया सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और 1990 में इसको रामसर स्थल में शामिल किया गया। इसके बाद आता है गुजरात। आपने देखा होगा कि गुजरात में जो है एक नल सरोवर पक्षी अभयारण्य भी है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य भी कहाँ पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है और यहाँ पर ही एक नल सरोवर झील भी पाई जाती है, आपको याद रखनी है। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट झील है वो है भोज झील। भोज झील आपकी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। याद आपको कैसे करना है? मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसके कांधे पर क्या रखा है? बैग रखा है। तो क्या रखा है? बोझ रखा है। मध्य उसके कंधे के मध्य में क्या रखा है? बैग रखा है, उसमें क्या है? बोझ रखा है। मध्य प्रदेश बोझ झील। इसके बाद आती है हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट चिल्का झील। जो चिल्का झील है ये चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है और सबसे बड़ी लैगून झील भी इसको कहा जाता है। लैगून क्या होते हैं? देखिए जैसे ये हमारा देश है और यहाँ पर थोड़ी सी जगह बचकर यहाँ ऐसे थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है जो मिट्टी को चारों तरफ से क्या कर लेता है? कवर कर देता है। इसी को क्या कहा जाता है? लैगून कहा जाता है। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये समुद्र से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। समुद्र से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? लैगून कहा जाता है। तो जो चिल्का झील है वो भारत की सबसे बड़ी कौन सी झील है? लैगून झील है। इसके अलावा ये जो चिल्का झील है इसके पास का जो एक क्षेत्र कवर होता है ये किस नदी की मिट्टी द्वारा होता है? महानदी की मिट्टी द्वारा। 1981 में सबसे पहले चिल्का झील को रामसर स्थल में घोषित
किया गया था। 1981 सबसे पहली बार चिल्का झील को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। एक चीज और है, इरावदी डॉल्फिन एकमात्र ऐसी झील है जहां पर एकमात्र ऐसी झील जहां इरावदी डॉल्फिन देखने को मिलती है। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कल एक बार फिर से, ये तो हमने उत्तर भारत की कुछ झीलों को देखा था। अभी दक्षिण भारत और आपकी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक, तमिलनाडु और जो आपका बचता है केरला, इन 4-5 जगह की झील और देखनी बाकी है, जिसका हम अगला पार्ट कल लेकर आएंगे। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी और मेरी बताई हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।